जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट एपिसोड में ईबू ने लंगड़े घोड़े की तरह मीरू के सामने घुटने टेक दिए थे। मीरू को ईबू के किसी दोस्त ने बताया बचपन में ईबू पर पोलीवायरस ने हमला किया था, इसीलिए पोलीवायरस से मुतासरा घुटनों की वजह से ईबू हर खूबसूरत लड़की के सामने घुटने टेक देता है। ये बात सुनकर मीरू को बेचारे ईबू पर बड़ा तरस आया और उसकी आंखों से आंसू भी निकल पड़े, लेकिन फिर भी ईबू का दिया हुआ छल्ला मीरू ने ना लिया। मीरू शर्म के मारे रोते हुए अपनी कजन की गाड़ी की बजाय ईबू की गाड़ी में ऐसे घुस जाती है जैसे चूहे इंसानों को देखकर अपनी बिल में घुस जाते हैं। ईबू भी अपनी हाफ ट्रक को कंप्लीट करने के लिए गाड़ी में आ जाता है। ओ माय गॉड, ये होते हैं असल ठरकी। ईबू घुटने टेक कर रंग देने वाले मिशन में नाकाम होने के बाद अब लड़की को पिंक कलर का फूल देकर अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी मीरू को ब्रांडेड ईबू की बातों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि इतनी जल्दी सर्दियों में जुकाम नहीं होता जितनी जल्दी ईबू को मोहब्बत का बुखार हो गया है। और बिरयानी खाने के बाद इतनी जल्दी बिरयानी बाहर नहीं निकलती जितनी जल्दी हमारे ब्रांडेड ईबू के जज्बात बाहर निकल आए हैं। जो लड़की डायमंड की रिंग पर ना फंसी, वहीं लड़की मक्खी की तरह गुलाब के फूल पर जरूर मरी है, क्योंकि रिंग से लड़की को प्रपोज करने वाला तरीका गैर शरई और काफरों का तरीका है। इसीलिए मशरकी लड़कियां शहद की मक्खी की तरह गुलाब के फूल पर मर जाती हैं। इसीलिए ठरकी लौंडों को मेरा ये मशवरा है, अपनी आपी की मंगनी की रिंग चोरी करने की बजाय अपने स्कूल या पार्क के बगीचे से गुलाब का फूल तोड़ो और अपनी बेब की नथनों में घुसा दो, क्योंकि प्रपोज करने का ये तरीका बिल्कुल देसी और सस्ता तरीका है। वाओ, टू मच जीनियस। चलो खैर, आगे चलते हैं। नीलो सिद्धू से पूछ ही रही होती है, अगर मीरू के दिल में कोई और कीड़ा निकल आया तो फिर तुम भाई क्या करेगा। अच्छा, कुछ लोगों की जबान इतनी काली होती है, जैसा वो कहते हैं ना वैसा हो भी जाता है। अभी नीलो ने बात खत्म नहीं की होती, सिद्धू पहले ही मीरू को ईबू की गाड़ी से उतरते हुए देख लेता है। ओ माय गॉड, ये होता है काली जबान का असर। नीलो ये मंजर देखकर रात के 3 बजे फौरन अपने माँ बाप को कलाइयों से पकड़कर अपने चचा के घर रिश्ता मांगने के लिए ले जाती है। वाह, ये होती है असल सिस्टर। मुझे लगता है नीलो को भाई की शादी की जल्दी नहीं है, बल्कि अपनी शादी की जल्दी है। जिस तरह घर में सबसे छोटे बहन भाइयों को इस बात की फिक्र होती है किसी तरह ऐसे तैसे बड़े भाइयों की शादी हो जाए, उसके बाद फिर हमारा नंबर भी जल्दी आएगा। इसीलिए नीलो को भी अपने बड़े भाई की शादी की जल्दी है, ताकि बाद में उसके हाथ भी पीले हो सकें। सिद्धू के अम्मी अबू अज्जू साहब से मीरू का हाथ मांग लेते हैं। अज्जू साहब पहले तो मीरू की पढ़ाई का बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कहीं बड़े भाई की इज्जत में कमी ना आ जाए, इसीलिए अपनी बेटी को बड़े भाई की इज्जत पर कुर्बान कर देते हैं। वाह, ये होती है असल कुर्बानी। रोजमर्रा मामूल के मुताबिक सिद्धू और मीरू रात को सोने से पहले छत के ऊपर चाय पीने के चस्के ले रहे होते हैं, तो अचानक नीलो अपनी चूसनी जैसी शक्ल लेकर खुशखबरी सुनाने के लिए आ जाती है। मंगनी की खबर सुनते ही मीरू चाय के कप को ऐसे छोड़ती है जैसे नशाई ड्राइवर सिगरेट पीने के लिए बस के स्टीयरिंग को छोड़ देता है। उफ मेरे अल्लाह। लेकिन जब ये खबर सिद्धू सुनता है तो उसके चेहरे पर ठर्रक के साथ साथ नूर भी उतरने लगता है। मिठाइयां तकसीम करने के बाद सिद्धू की मां अपनी सास से मिलने वाली खानदानी अंगूठी मीरू के अंगूठे में घुसाने की कोशिश करती है, लेकिन मीरू गम की वजह से रिंग पहने बगैर फार्मी मुर्गी की तरह जंप मारकर अपने कमरे में चली जाती है। लड़की के दुख को समझने की बजाय सारे बूढ़े ये समझते हैं लड़की शर्मा गई है इसीलिए रिंग नहीं पहनी, और ये सोचकर सारे बूढ़े बेहयों की तरह हंसने लगते हैं। इसी असना में रात के 3 बजे पड़ोसियों के घर में तजियत करने वाली रफो बेगम की एंट्री होती है। अजू साहब रफो बेगम को देखते ही मिठाई पेश करते हैं और बताते हैं ये गुलाब जामुन की टोकरी मीरू की मंगनी होने की खुशी में मंगवाई गई है। रफो बेगम ये सुनकर जख्मी लोमड़ी की तरह अजू साहब के ऊपर टूट पड़ती है और ये कहती है मुझसे पूछे बगैर मेरी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। वैसे आपस की बात है, अजू साहब ने रफो बेगम को ऐसे इग्नोर किया है जैसे स्कूल का हेडमास्टर स्कूल के चपरासी को इग्नोर करता है।
रफ़ो बेगम रिश्ते से इनकार कर देती है, लेकिन अज़ू साहब फिर रिश्ता जोड़ देते हैं और मीरू को बुलाकर मजहब के मुताबिक लड़की से उसकी मर्जी पूछने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हर बाप अपनी बेटी की नाजुक रग पकड़कर उसको रिश्ते के लिए राजी करने की कोशिश करता है, इसी तरह अज़ू साहब भी अपनी बेटी को रिश्ते के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं। बेटा, तूने हमेशा मेरी इज्जत का ख्याल रखा है, तू मेरा फख्र है, तूने मुझे कभी भी मायूस नहीं किया, इसीलिए अब भी मुझे पता है तू मुझे मायूस नहीं करेगी। और इस तरह हर लड़की अपनी मोहब्बत को छोड़कर अपने बाप की इमोशनल बातों में आ जाती है और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। लेकिन हमारी मीरू ने बाप की इमोशनल बातों में आकर हाँ नहीं की होती, अभी ये सोच रही होती है कि ना कर दूं, मगर घर के बड़ों ने लड़की की खामोशी को हाँ समझकर रिश्ता पक्का कर दिया और रफ़ो बेगम को थोड़े लम्हों के लिए खामोश कर दिया। अब मुझे सिद्धू बेचारे पर तरस आ रहा है। जब वो खुश होकर मीरू के पास जाता है तो मीरू उसकी खुशी को गम का नाम दे देती है, और जब सिद्धू मीरू का जवाब सुनकर गम की हालत में घर जाता है तो वालिदैन सिद्धू के गम को खुशी का नाम दे देते हैं। मीरू को सिद्धू की खुशी नजर नहीं आती और वालिदैन को सिद्धू का गम नजर नहीं आता। मेरा मासूम सिद्धू आखिर जाए तो कहाँ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।